कैसे मल्टीप्लाई होगा? एक पार्सल बना 3 का, एक पार्सल बना 3 गोलियों का, एक पार्सल बना 2 गोलियों का। हो सकता है ये 3 वाला पार्सल मैंने इसको दे दिया, तो और स्लोप को लिखने का एक और तरीका होता है 2 पॉइंट फॉर्म। तो भाई 2 पॉइंट फॉर्म से x, y और 0, 0 क्या आ जाएगा? y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0। कितनी आसान सी कैलकुलेशन, कितना सिंपल। फंडा क्या? एक ही, जो थीम मैंने बताई है उस थीम पर एकदम चिपक के रहो, डटे रहो, उस थीम पर रहोगे तो हो जाएगा काम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एलन डिजिटल। तो बच्चों, पुण्य पाप सीरीज में अब तक हमने 8 एपिसोड, शायद से 8 एपिसोड कवर कर लिया। आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, बट जहां तक मुझे याद है 8 एपिसोड हो चुके हैं और अभी तक का सफर बहुत ही शानदार रहा है। आपका रिस्पॉन्स भी बहुत प्यारा आया है, जिससे मुझे भी एक एनर्जी मिलती है कि हाँ, मेरे बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका मतलब मेरे बच्चों को ये सीरीज बहुत पसंद आ रही है, जो मुझे इन बिल्ट एक पावर देता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट और इंप्रोवाइज कंटेंट लाता रहूं। तो बेटा, इसी में जो अगला एपिसोड है, यानी एपिसोड नंबर 9, वो क्या है? एपिसोड नंबर 9 इज बेस्ड ऑन मिसलेनियस क्वेश्चन। इसमें मैंने काफी वैरायटी क्वेश्चंस की कवर करी है, जिसमें आपको पीएनसी भी मिलेगा, जिसमें आपको सर्कल्स भी मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री भी मिलेगा, बायनोमियल भी मिलेगा, वगैरह वगैरह। मतलब आप लोगों के लिए एक क्रक्स ले आया हूं, जिसमें काफी कंसेप्ट आपके रिवाइज भी होंगे पीएनसी के, और साथ ही साथ जब मिक्स्ड एक्सरसाइज आती है ना, जब मिक्स सवाल आते हैं तो वो हमें चैलेंज करते हैं डिफरेंट स्पेक्ट्रम में सोचने में। जैसे एक्चुअली होता क्या है, मैं एक जनरल मेरे और आपके बीच की बात है, जैसे लेट से मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के सवाल दिए, या लेट से मैंने आपको सीक्वेंस के सवाल दिए, तब आपका माइंडसेट जो होता है ना, आपको पता है यार ये सीक्वेंस का सवाल है, इसमें ये करते हैं और चीजें होती चली जाती हैं। बट जब मिक्स्ड एक्सरसाइज आती है, मिसलेनियस यानी मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, तब आपका दिमाग जो डिफरेंट जॉनर्स में चलता है, डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स में चलता है, जिससे कि आपकी जो आईक्यू है वो भी इंप्रूव होती है और साथ ही साथ चमकने की एबिलिटी भी डेवलप होती है। तो बच्चों, इसी सीरीज में पहला सवाल ऑल्दो आपको नजर भी आ गया होगा और आप में से बहुतों ने अब तक सॉल्व भी कर लिया होगा। तो चलिए बिना विलंब करते हुए आरंभ करते हैं सीरीज के पहले सवाल के साथ। कुछ ऐसा सवाल है, देखने में क्या लग रहा है बच्चों, ये सवाल किस टॉपिक का है? सबसे पहले टॉपिक एनालाइज करो, कौन सा है? 8 क्लियर टारगेट्स आर अरेंज, वगैरह वगैरह। सर ये क्या बेसिक मैथ्स का है? नहीं सर। क्या बाइनोमियल का है? नहीं सर। क्या ट्रिगो का है? नहीं। क्या कोऑर्डिनेट का है? नहीं। इसका मतलब सर एक ही टॉपिक बचता है, वो है पीएनसी। यस, ये सवाल है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। अब जरा सोचो, इत्मीनान से सोचो, बिल्कुल जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आराम से वीडियो को पॉज करो और सोचने का दायरा बढ़ाओ कि इस सवाल को अटेम्प्ट करना कैसे है। एक्चुअली क्या है, देखो सॉल्यूशन तो इन द एंड आप वीडियो को पॉज करने के बाद जब वापस से देखना शुरू करोगे, रिज्यूम करोगे, पता पड़ जाएगा कि करना क्या है। बट एक्चुअली मैं आपको चाहता हूं कि पूरा जो मैं फ्लेवर देना चाहता हूं, जो इस कंटेंट के थ्रू पहुंचाना चाहता हूं, वो आप तक अवश्य पहुंचे। तो चलिए बच्चों, एक बार आप कोशिश करें, फिर मैं आपको बताता हूं। तो जैसा कि सवाल है, 8 क्ले टारगेट्स आर अरेंज एज शोन। ये क्ले टारगेट्स हैं। क्ले, वो जो बचपन में बच्चे नहीं खेलते क्ले से, मैं भी खेला हूं, आप भी खेले, है ना? तो ऐसे कुछ क्ले टारगेट्स हैं। N, capital N, be the number of different ways they can be shot one at a time। अब गोली से उड़ाना है। याद है वो गुब्बारों से अपन खेलते थे? याद है मेले में गुब्बारों को गोली से उड़ाते थे, ऐसा सॉर्ट ऑफ। तो समझ लो कुछ वैसा सही है। यहाँ पे ऐसे क्ले टारगेट्स हैं और अपन को इनको शॉट करना है, एक टाइम पर एक ही को उड़ाना है, मारना है, राइट? कैन बी शॉट अंटिल द टारगेट्स बिलो इट हैव बीन शॉट। यार यहाँ एक नियम है गोली मारने का। नियम क्या है? द रूल इज कि हम ऊपर वाले को तब तक नहीं मार सकते जब तक नीचे वाला मर ना गया हो, राइट? यानी जब हम इस वाले को तभी मार पाएंगे जब ये वाले को मार लिया होगा, ऊपर वाले को हम तभी मार पाएंगे जब नीचे वाले दोनों को मार चुके होंगे। तो एक नियम है, ठीक है? बिलो एट हैव बीन शॉट, फाइंड द 10th डिजिट ऑफ n। कितने तरीके से हम मार सकते हैं, जरा सोचो, कितने डिफरेंट तरीके से हम गोली मार करके इस पूरे सिस्टम को खत्म कर सकते हैं। सोचो, नियम क्या है कि यार मुझे पहले ये मारना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। या ऐसा भी हो सकता है,
पहली गोली से मैंने इसको उड़ा दिया, दूसरी गोली से भाई साहब मैंने इसको उड़ा दिया, तीसरी गोली से मैंने इसको उड़ा दिया, चौथी गोली से मैंने इसको उड़ा दिया, पांचवी गोली से मैंने इसको उड़ा दिया, छठी गोली से मैंने ऑब्वियसली इसको, फिर सातवीं से इसको, आठवीं से। मतलब ऐसा है या नहीं, है ना? जरा फील करना जो मैंने बोला। क्या 8 गोलियां लगेंगी? बिल्कुल सर 8 गोलियां लगेंगी, क्योंकि 8 क्ले टारगेट्स है, तो 8 गोलियों का इस्तेमाल होने वाला है उड़ाने के लिए। बिल्कुल सत्य है। बट बच्चों मुझे एक चीज बताओ, ऐसे तो अगर अपन गिनने पे आ जाए इस तरीके से, तो क्या पॉसिबल है ऐसे गिन पाना? नहीं पॉसिबल है ना। यानी लॉजिक ढूंढना पड़ेगा या नहीं ढूंढना पड़ेगा? ऐसे तो नहीं पॉसिबल, पहले ये फिर ये वगैरह वगैरह, नहीं पॉसिबल। तो जरा कंसेप्ट सोचो कि इसमें एक्चुअली कंसेप्ट लग क्या रहा है। 8 गोलियां हैं, मैंने क्या करा, आपको 8 की 8 गोलियां दे दी, 8 की 8 गोलियां दे दी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सिंपल सवाल बच्चों ग्रुपिंग का है। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ ग्रुपिंग। कैसे ग्रुपिंग का है? मैंने आपको 8 गोलियां दे दी, मैंने कहा अब इन 8 गोलियों को डब्बे में पैक कर दो। क्या कर दो? डब्बे में पैक कर दो। एक डब्बे में 3 गोलियां, दूसरे डब्बे में 3 गोलियां, तीसरे डब्बे में 2 गोलियां। ठीक, तो आपको ग्रुपिंग का कंसेप्ट याद आ रहा है कि मुझे 3 पैकेट बनाने, एक पैकेट यानी एक पार्सल में 3 गोलियां, दूसरे पार्सल में 3 और तीसरे पार्सल में 2। क्या फील कर पा रहे हो? तो आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर ग्रुपिंग करते थे तो होता था 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, होता था या नहीं? ये आपने बना दिया ग्रुप्स, ये ग्रुप्स बना दिए, है ना? एक पार्सल 3 का, एक पार्सल 3 का, एक पार्सल 2 का, बन गया चलो ग्रुप। इसके बाद क्या होता था बच्चों? जो जितनी बार रिपीट कर रहा है ग्रुप, जो ग्रुप साइज जितनी बार रिपीट कर रहा है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कराते थे। चलो डिवाइड भी करा दिया। क्या कर दिया? डिवाइड भी करा दिया। इसके बाद क्या होगा बच्चों? जरा देखो, एक 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा? एक पार्सल बना 3 का, एक पार्सल बना 3 गोलियों का, एक पार्सल बना 2 गोलियों का। हो सकता है ये 3 वाला पार्सल मैंने इसको दे दिया, तो ये 3 वाला पार्सल इस पे चला गया, या हो सकता है ये 3 वाला मैंने इसको दे दिया तो ये 3 वाला इस पे चला गया। क्योंकि बेटा पार्सल तो अलग अलग है, एड्रेस अलग अलग है या नहीं, कंटेंट सेम हो। टी शर्ट आप भी वही मंगाते होगे, टी शर्ट कोई और भी वही मंगाता होगा। एलन की टी शर्ट आप पे भी आ रही है, एलन की टी शर्ट दूसरे पर भी आ रही है, बट दोनों का एड्रेस अलग अलग है या नहीं? तो पार्सल अलग अलग हुआ या नहीं? तो मैंने 3 पार्सल बना दिए भाई, 3, एक में 3 गोली, एक में 3, एक में 2। अब बच्चों 3 3 2 का ही पार्सल क्यों बनाए? क्योंकि एक बिल्डिंग में 3, दूसरे में 2 और तीसरे में 3 बना दिए। अब जो ये 3 3 वाले पार्सल है वो 2 फैक्टोरियल तरीके से बढ़ सकते हैं। समझ आ रही है बात? तो इंटू 2 फैक्टोरियल कर दिया। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 5 6 7 8, नीचे बचा 3, एक 3 उड़ा, 3 2 6 और 6 और 2 12, है ना? 6 और 3 2 6, 6 2 12। तो ये बना 2 2 ठीक है, और ये 6 से 6 उड़ गया। सही कर रहा हूं ना? 2 2 हाँ एकदम करेक्ट, और ये 6 से 6 उड़ गया। 5 2 10, 70 और 560। कैलकुलेशन देख लेना, 560 आ गया। ये हो गए बच्चों टोटल तरीके जिनसे इन क्ले को उड़ाया जा सकता है। तो देखा बच्चों कैसे जेई खेलता है, जेई भी ऐसे खेलता है। आपने कंसेप्ट ग्रुपिंग का भी पढ़ा है, आपने बेगर्स मेथड भी पढ़ा है, आपने सब कुछ पढ़ा है। ऐसा है ही नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है। बस मेन कंसर्न क्या है, क्या आप सवाल को पढ़ करके ये रिकॉल, ये रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि कौन सा फंडा लगने वाला है? जैसे इसमें ग्रुपिंग का फंडा लग गया। तो 560 आ गई एन की वैल्यू। इन्होंने क्या पूछी थी? 10th डिजिट। तो 10th डिजिट क्या हो गई भाई? आंसर क्या हो गया? 6। बोलो कोई डाउट आ रहा है किसी भी प्रकार का? बढ़िया सवाल था, बेहतरीन सवाल था, मजा आया होगा करने में। और जिनका सही हो गया वेरी गुड बच्चे, कीप द स्पिरिट हाई। और जिनका नहीं हुआ उनको जरूर सीखने को मिला होगा। चलिए बिना विलंब करते हुए दूसरे सवाल पर आते हैं। ऐसा कुछ दे रखा है यार, एक एस तो कोई सेट है जिसमें एक्स वाई रियल है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। यार ये तो एक सर्कल की इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, यस और नो? करेक्ट। The largest value of y by x that can be put in the form of m by n, where m and n are relatively prime natural numbers, then m square plus n square is equal to। सिंपल सा सवाल है।
y बाय एक्स की लार्जेस्ट वैल्यू पूछी है कि y बटे x की लार्जेस्ट वैल्यू होगी क्या। ठीक, देखो एक तरीका जो पहले आप ट्राई करना बच्चों, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंटिन्यूअस मोड में मत देखो, सवाल आए लेट द वीडियो पॉज एंड देन यू ट्राई बाय योरसेल्फ एंड देन री रिज्यूम द वीडियो, राइट। अब एक ये सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0। ठीक है भाई, y बाय एक्स की लार्जेस्ट वैल्यू इन्होंने यहां पर आपसे पूछी है कि क्या आने वाली है। तो यार जरा नोटिस करो बेटा कुछ, y बाय एक्स एक्चुअली है क्या, y बाय एक्स एक्चुअली है क्या। कुछ लोगों को चमक गया होगा सर ये स्लोप है, बिल्कुल स्लोप है। मैं y को लिख सकता हूं y माइनस 0, x को लिख सकता हूं x माइनस 0। क्या मैं इस वैल्यू को बोल सकता हूं स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग 0,0 ओरिजिन एंड x, y। बोलो भाई मानते हो या नहीं मानते हो, रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा। इस शक्ल को देखा, परखा और फिर ये नतीजे पर पहुंचे कि यार हाँ y बाय एक्स एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 0,0 एंड x, y। चलो अब इससे क्या होगा, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर मिलेगा बेटा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्पेसिफिकली सर्कल, ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्पेसिफिकली सर्कल के मैक्सिमम सवाल हल हो जाते हैं डायग्राम बनाने से, ज्योमेट्री से। इसलिए डायग्राम पर जरूर फोकस करना। इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो बच्चों इसका सेंटर क्या आ जाएगा 5,0 और रेडियस क्या आ जाएगी अंडर रूट 25 माइनस 16 9 3 आ जाएगी। यानी इसका कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा। बोलो मानते हो या नहीं मानते हो। ये हो गया 5,0 और रेडियस हो गई आपकी 3। बोलो कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, 3 हो गई रेडियस। अब जरा नोटिस करना है, मुझे y बाय एक्स निकालना है। y और x क्या सर्कल की बाउंड्री पर लाई करेगा, x, y बिल्कुल x, y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो x, y एक्चुअली है तो सर्कल की सरकमफ्रेंस पर या कहीं और है। सर जब सर्कल की इक्वेशन है तो एक्स वाई सर्कल पर ही होगा। बिल्कुल बेटा होगा, मानता हूं मैं आपकी बात। ओरिजिन कहां पर है सर, ओरिजिन तो जहां होता है वहां पर ही ओरिजिन थोड़ी शिफ्ट हो जाएगा। 0,0 बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 0,0 को x, y से कितनी लाइनें ज्वाइन करेंगी। तो आप बोलोगे सर ये कैसा सवाल है, x, y तो सर्कल के पूरे बाउंड्री पर है तो ओरिजिन से तो इनफाइनाइट लाइनें बनेंगी। बिल्कुल बनेंगी। मुझे कौन सी लाइन चाहिए जिसका स्लोप सबसे ज्यादा है, ऐसी कौन सी लाइन होगी जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा। सोच करके आराम से नतीजे पर पहुंचना, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना। एक लाइन तो जनाब इस पॉइंट से भी बनेगी, यहां भी बनेगी, यहां भी, कोई भी पॉइंट ले लो। इनफाइनाइट लाइंस बनेंगी या नहीं बनेंगी। सबसे बड़ा स्लोप किस लाइन का होगा, अब तक चमक गया होगा आपको कि सबसे बड़ा स्लोप उस लाइन का होगा जो बनेगी टेंजेंट, जो बनेगी टेंजेंट, क्योंकि वही सबसे बड़ा एंगल सबटेंड करेगी। राइट और रॉन्ग, क्योंकि बाकी सारी लाइन का एंगल छोटा होगा। देखो ना, सबसे बड़ा एंगल जब वो टेंजेंट बनेगी। यस और नो। ये हो गया x, y। अब आप सभी को पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये दूरी है बच्चों 5, ये दूरी है बच्चों 3 और ये दूरी है 4। इस एंगल को मान लिया अल्फा। बच्चों इस ट्रायंगल में मुझे जरा बताना tan अल्फा क्या आएगा। tan अल्फा ही तो स्लोप होता है, क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 3/4। और स्लोप को लिखने का एक और तरीका होता है 2 पॉइंट फॉर्म। तो भाई 2 पॉइंट फॉर्म से x, y और 0,0 क्या आ जाएगा y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0। यानी ये आ गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। y बाय एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 3/4। वैल्यू बहुत सारी आएंगी, उसमें सबसे बड़ी आएगी 3/4। और ये किसके बराबर दे रखा है इन्होंने m/n के, जहां रिलेटिवली प्राइम है और देखो है भी। तो m की वैल्यू हो गई डायरेक्टली 3, n की वैल्यू हो गई 4, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ गया 25। तो इस सवाल का जवाब हो गया 25। बोलो कोई डाउट है,
मजा आया? ज्योमेट्री से, सिंपल ज्योमेट्री से सवाल हल हो गया। करने के बहुत सारे तरीके हैं, किताबों में, अन्य जगह आपको अनंत प्रकार के सॉल्यूशंस मिलेंगे, बट मेरी बात याद रखना, जो सॉल्यूशन सिद्धार्थ सर आपको बताने वाले हैं, दैट सॉल्यूशन विल बी द शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन विल एक्चुअली यूटिलाइज योर ब्रेन, यूटिलाइज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्लियर हो रही है या नहीं? इस बात पर भरोसा कर लो, नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में हो भी जाएगा। क्लियर है? सब समझ आ रहा है? बढ़िया। चलो नेक्स्ट सवाल पर मूव ऑन करते हैं। लो भाई, एक और बेहतरीन सा कुछ सवाल लग रहा है, देखो, पढ़ो और समझो, परखो इसे। क्या है इस सवाल में? लिमिट भी घुसी हुई है, पीएनसी भी, एनसीआर मतलब बाइनोमियल, बहुत सारे फंडे लग रहे हैं। चलो समझो एक बार। गिव योरसेल्फ टाइम। समझ आ रही है बात? एक बात हमेशा याद रखना, एक कोड जो मैं हमेशा बोलता हूं, द बेस्ट वे यू कैन लर्न मैथमेटिक्स, द बेस्ट वे यू कैन लर्न मैथमेटिक्स इज व्हेन यू डू मैथमेटिक्स। तो मैथ्स से डरो मत, मैथ्स को करो। अगर प्रैक्टिस शानदार होगी तभी बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी, है ना? जिन खिलाड़ियों को आप परफॉर्म करते देखते हो ना, विराट कोहली हो गया, MS धोनी हो गया, इन सब की परफॉर्मेंस के पीछे की कहानी देखो। नेट्स पर कितना पसीना बहाया होता है, कितनी प्रैक्टिस करी होती है, कितनी शिद्दत से खेला हुआ होता है। समझ आ रही है बात? तब जाके आपको मैच में वो रिजल्ट दिखाई देता है। तो अभी आपकी ये प्रैक्टिस चल रही है ना? ये नेट प्रैक्टिस है। इसको जितने बेहतरीन तरीके से करोगे, उतना बेहतरीन IIT JEE के असली पेपर वाले दिन आप परफॉर्म करोगे। क्लियर? चलिए, सवाल को आराम से टाइम दो यार, समय दे करके ट्राई करना। ये नहीं कि बस चलो सर बता ही रहे हैं तो सर के बताने में बह जाओ और गो विद द फ्लो, सर कर रहे हैं बाद में कर लेंगे। नहीं यार, ऐसा मत करो, है ना? कीप इट इंटरैक्टिव, राइट? ऐसा दे रखा है यार, यहां पर इक्वल टू नहीं, यहां इक्वल टू मिस हो गया है ना? टाइपर भी इंसान है यार, कभी कभी गलतियां हो जाती है। तो यहां पर एक इक्वल टू मिस हो गया है, FN की ये वैल्यू है। क्लियर है? एक बार आप सभी देख लें, ठीक है? यहां कॉमा लगा है, दिख भी रहा होगा आपको, सेमीकोलन कॉमा कुछ भी बोलो यार, हैं अलग अलग, अगर आप कोडिंग पर्सपेक्टिव से देखोगे तो। चलो, FN क्या दिया हुआ है? सिग्मा R बराबर 2 से N। सबसे पहले जो ये सवाल होते हैं, इस प्रकार के सवालों में डायरेक्ट सिग्मा तोड़ा मत करो कि वैल्यू पुट करनी स्टार्ट कर दी। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें VN मेथड लगता है, 99% टाइम इसमें VN मेथड लगता है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखना। R यार, एक प्रॉपर्टी याद होगी आप सबको, NCR, N उतारा, R उतारा, बचा N-1C R-1। याद है? याद है या नहीं? तो चलो, इस RC2 में से R उतारा और 2 उतारा, बचा R-1C1। ठीक, चलो, इस R+1C2 से R+1 उतारा, 2 उतारा, बचा RC1। कोई डाउट है किसी प्रकार का? चलिए, अब आपको पता है कि NC1 की वैल्यू हमेशा N आती है, ठीक? तो R-1C1 की वैल्यू R-1, RC1 की वैल्यू R आ जाएगी। तो देखो ये क्या बना, 4R बटे R की वैल्यू है 2 से लेकर के N तक, ये बचा R इंटू R-1, वो 2 इंटू 2 बेटा मैंने ऊपर भेज दिया, और क्या बचा? R+1 इंटू R। एक बार आप तसल्ली से देख लें, क्या ये बचेगा? क्या इतना सबको फील हो रहा है? क्या इतना सबको समझ आ रहा है? चलिए अब आगे देखिए, यहां से FN बनेगा सिग्मा यहां से FN बनेगा सिग्मा R बराबर 2 से लेकर के N। ठीक, अब देखना 4R को कुछ मैनिपुलेशन, वही यार नॉर्मल VN मेथड है। VN मेथड वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी है बच्चों, तो सीक्वेंस सीरीज नाम का एक एपिसोड है, मेरे को नंबर नहीं याद यार, बट सीक्वेंस सीरीज नाम का एक एपिसोड है जिसमें मैंने डिटेल में आपको VN मेथड, टेलीस्कोपिंग, सारी चीजें बता रखी हैं। तो यू मस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, राइट? 4R। अब इस 4R में से बच्चों मैंने क्या करा, एक 2 अलग कर लिया, एक 2 अलग कर लिया, तो बाहर आ गया 2 और मेरे पास बचा 2R, है ना? इस 4R को 2 टुकड़ों में तोड़ लिया, 2 इंटू 2R,
और ये 2 सिग्मा के बाहर ले आया, तो ऐसा कुछ बचा। अब 2r बचा, 2r को बच्चों मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, आप बताना क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं। जरा देखो क्या न्यूमरेटर 2r आ जाएगा, सबट्रैक्ट करो इनको, r स्क्वायर से r स्क्वायर उड़ा, r माइनस ऑफ माइनस r, यस सर 2r आ गया, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है यार। और डिनोमिनेटर को दोनों को अलग अलग दे देता हूं, डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग दे देता हूं, r माइनस 1 r प्लस 1, यहां पर r माइनस 1 r प्लस 1। ध्यान से देखो, एक r और एक r प्लस 1, एक r और एक r प्लस 1, एक r और एक r माइनस 1, एक r और एक r माइनस 1, उड़ गया या नहीं उड़ गया। आपके पास क्या बचा है fn, आपके पास fn बच गया बच्चों, ये आ गया सिग्मा, लिमिट नहीं लिख रहा हूं, लिमिट आपको दिख रही है 2 से लेकर के n तक है, 2 लगा देता हूं, 2 अंदर भेज देता हूं, 2 अपॉन r इंटू r माइनस 1 माइनस 2 अपॉन r इंटू r प्लस 1। कोई डाउट है? ये आ गया आपका fn, और आप सभी को दिखाई भी दे रहा है कि r की वैल्यू कहां से कहां तक है, 2 से लेकर के n। लग गया भाई वीएन मेथड, लग गया वीएन मेथड। अब बिंदास इसको ओपन कर दो, बिंदास ओपन कर दो, तो आप देखोगे ना, जब जैसे ही आप ओपन करोगे इतना आपको आता है, पैटर्न देखोगे तो कैंसिल होने लगेगी, पहली बचेगी और आखिरी, करके देखना, जैसे ही ओपन करोगे तो हर टर्म की पहली टर्म कैंसिल होने लगेगी, तो आपके पास इवेंचुअली बचेगा क्या, पहली टर्म आ जाएगी 1, पहली टर्म आ जाएगी 2 अपॉन 2 इंटू 1 आ जाएगी, और आखिरी टर्म आ जाएगी 2 अपॉन n इंटू n प्लस 1। ये आ जाएगा यार, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, fn, आई गेस यार सही तो कर रहा हूं, एक बार देख लेते हैं। 2, हाँ सही तो लग रहा है, 1/2 1 अपॉन n, हाँ सही है, 1 माइनस 2 अपॉन n इंटू n प्लस 1। ये आ गया बच्चों आपका fn। अब a किसके बराबर है, a है लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी fn क्या है, 1 माइनस 2 अपॉन n इंटू n प्लस 1। आप सभी को पता है, जो थोड़ा सा लिमिट्स पढ़ चुके हो, जो चीज इनफाइनाइट भागती है, एनी नंबर अपॉन इनफाइनाइट इज 0, तो ये इनफाइनाइट भाग रहा है, तो ये 0 हो गया, यानी a की वैल्यू आपके पास आ गई 1। ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1, सिंपली हो गया सवाल सॉल्व। ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 1। उन्होंने क्या पूछा, वैल्यू ऑफ f7 f8। एक्चुअली ए की वैल्यू भी जरूरत है नहीं, ये इन्होंने फालतू दे रखा है, इसकी जरूरत ही नहीं है ना, ए की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। यहां पर अब अपन निकाल लेते हैं f7 प्लस f8 ही तो निकालना है, हो गया ना अपना काम यार, अपना काम तो वीएन मेथड के बाद ही हो गया था, कोई जरूरत ही नहीं है ए निकालने की, ऑल्दो मैंने ए निकाल करके बता दिया है, बट उसकी नीड नहीं है ना। कभी कभी सवाल में कुछ चीजें जस्ट कंफ्यूज करने के लिए भी दे रखी होती हैं, कि बालक बेचारे छोटे से कंफ्यूज हो जाए। चलो f7 क्या आ जाएगा, f7 तो यार अब तो ये कर लोगे, 7 इंटू 8 56, और f8 क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन 8 इंटू 9 72। f7 प्लस f8 जोड़ना है, जोड़ लो यार, जैसे f7 प्लस f8 करोगे आपका आंसर आ जाएगा, p अपॉन q आ जाएगा, p में q घटा दोगे, आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 59 आएगा, जहां तक मुझे याद है, एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, प्रोसेस मैंने आपको डिटेल में बता दिया, समझ आ रहा है। जब भी ऐसे सवाल आए जो देखने में बड़े भयावी लगते हैं, दिखने में बड़े ही ऐसे लगते हैं खौफनाक से, कि यार ये कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, बिलीव मी ये सवाल सबसे आसान होते हैं, आप देख सकते हो, देखने में बड़ा ही भयावी लग रहा है, बट एक्चुअली दिस इज वेरी इजी। देखो सिंपल सी गणित है, उतारते जाओ, वीएन मेथड लगता जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट सवाल पर मूव ऑन करते हैं। चलो भाई आ गए ट्रिग्नोमेट्री पर। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं यार, है ना, कुछ चीज पहुंचाना चाहता हूं आप तक। एक चीज होती है कॉम्प्लीमेंट्री और एक चीज होती है सप्लीमेंट्री, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम आता है 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम आता है 180 डिग्री। कभी भी बहुत वियर्ड एंगल दिखे,
कभी भी बहुत वियर्ड एंगल दिखे, जैसे इस सवाल में वियर्ड एंगल है, क्या आपको π/16 की वैल्यू पता है? क्या आपको 3π/16 की वैल्यू पता है? क्या आपको 5π/16 की वैल्यू पता है? क्या आपको 7π/16 की वैल्यू पता है? नहीं पता है ना? तो एक्चुअली इन सवालों के पीछे की जो बेसिक थीम होती है वो मैं आपको आज बताता हूं, इसमें कैसे अप्रोच करना होता है सवाल। इस जब भी वियर्ड एंगल हो, वी विल बी यूटिलाइजिंग द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल। जरा जब भी वियर्ड एंगल का सवाल है, सबसे पहले एंगल्स पर नजर डालनी चाहिए। कहां पर? एंगल्स पर। ध्यान से देखो, π/16 और 7π/16 इनका सम 90 है। जरा करके देखो, π/2 आ रहा है ना? तो ये दोनों हो गए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। सिमिलरली 3π/16 और 5π/16 ये हो गया एक दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, क्योंकि इनका सम भी कितना आ रहा है भाई? 90 डिग्री। जब भी वियर्ड एंगल हो, याद रखना वैल्यू से काम नहीं चलना, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री। इसलिए आपको एंगल्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है या कौन से सप्लीमेंट्री पेयर है। अब आपको इनकी और इनकी क्लबिंग करनी है। अब मैं आपको सिंपल सी गणित सिखा देता हूं। π/16 प्लस 7π/16 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है? π/2। यस और नो? हाँ, तो 7π/16 को मैं क्या लिख सकता हूं? 7π/16 को सर आप लिख सकते हो π/2 माइनस π/16। यस सर, आप ये कर सकते हो। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। तो मुझे बताओ, जैसे इस tan स्क्वायर की जगह मैंने लिखा tan स्क्वायर π/2 माइनस π/16, तो tan 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? cot थीटा बन जाएगा। यानी ये कन्वर्ट हो गया आपका cot स्क्वायर π/16 में। देखा, कन्वर्ट हो गया। ठीक है। सिमिलरली बच्चों देखो, तो 3π/16 प्लस 5π/16 बराबर π/2 बराबर π/2। तो आप 5π/16 को लिख सकते हो π/2 माइनस 3π/16। ठीक है, तो ये बन गया π/2 माइनस 3π/16, विच इज tan 90 माइनस थीटा, विच इज cot थीटा। तो cot स्क्वायर 3π/16। देखो जोड़ियां बन गई, एक आया tan स्क्वायर π/16 और आखिरी वाला बन गया cot स्क्वायर π/16। फिर आपके पास बचा tan स्क्वायर 3π/16। फिर यहां पर आपके पास बच गया cot स्क्वायर 3π/16। कोई डाउट है? होना ही नहीं चाहिए। समझ आ रहा है? देखना अभी कितनी सिंप्लीफाई चीजें हो जाएंगी। इसको मैं लिख सकता हूं, इन दोनों को, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, tan π/16 प्लस cot π/16 का होल स्क्वायर माइनस 2। यस और नो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2। सिमिलरली इन दोनों को क्या लिखा जा सकता है? tan 3π/16 प्लस cot 3π/16 का होल स्क्वायर माइनस 2। यस और नो? समझ आ रहा है? बढ़िया। इसमें साइन और कॉस करो, है ना? इसके अंदर जरा साइन और कॉस करो। तो ये बना sin π/16 अपॉन cos π/16, ये बना cos π/16 अपॉन sin π/16। एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा sin स्क्वायर π/16 प्लस cos स्क्वायर π/16 विच इज 1, है ना? इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी बच्चों। और नीचे आ जाएगा sin π/16 cos π/16 का होल स्क्वायर प्लस यहां क्या आ जाएगा? यहां पर भी साइन कॉस में करोगे, एलसीएम लोगे तो ऊपर तो बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज 1, और नीचे बन गया sin 3π/16 cos 3π/16, ये होल स्क्वायर और माइनस टू बन गया आपका माइनस का 4। ठीक, अंदर क्या करा अब मैंने? 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। ये मैंने आपको बता रखा है इससे पहले वाली वीडियो में, जब भी साइन और कॉस मल्टीप्लाई में हो, एंगल सेम हो, sin 2 थीटा बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। ये क्या आ गया? 4 अपॉन साइन स्क्वायर π/8 प्लस 4 अपॉन साइन स्क्वायर 3π/8। लो, हो गया सवाल सॉल्व, माइनस का 4 हो गया। अब आपको वैल्यू याद कराई जाती है 22.5 की, ये मैं जानता हूं। आपको 22.5 π/8 इज 22.5 22.5 इसकी वैल्यू याद कराई जाती। हो गया सवाल सॉल्व, अंत हो गया सवाल का। बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम आई? तो बेटा अब मेरी बात गांठ बांध लो, लिख लो इस बात को यार, कि जब भी वियर्ड एंगल्स आएंगे,
जब भी ऐसे एंगल्स आएंगे जिनकी वैल्यू हमें याद ही नहीं है, यानी याद करा ही नहीं गई है। अब आप बोलो कि सर यहाँ π/8 भी हमें तो नहीं याद, क्या करें? नहीं बच्चे, ये आपको याद करनी जरूरी है। कुछ वैल्यूज यू नीड टू रिमेंबर, ऑल्दो वो प्रूव हो सकती हैं, बट प्रूफ का समय हमारे पास वहां अवेलेबल जेई में होगा नहीं। तो जब भी वियर्ड एंगल आए, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री लगेगा, उसमें एंगल्स को परख लो, एंगल्स क्या शोकेस कर रहे हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं या सप्लीमेंट्री बना रहे हैं, उसके बेसिस पर आगे की कहानी मैंने आपको बता दी। एक को दूसरे की शक्ल में एक्सप्रेस कर दो। कोई डाउट है? आई होप मजा आया होगा, मजा आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल पर मूव ऑन करते हैं। cos π/11 cos 2π/11 कुछ ऐसा ऐसा दे रखा है भाई, 3π। करो यार एक दफा, कोशिश तो करो, कोशिश तो करो, कर लोगे। π/11 2π/11 3π/11 4π/11 करते करते 11π/11 क्या लग रहा है? स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। सर ने क्या बताया था? स्टैंडर्ड एंगल ना हो तो ध्यान जाना चाहिए एंगल्स पर। क्या कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पेयर है? बेटा इस बात को ध्यान रखो, मैं हर सवाल में आपको कर करके बता रहा हूं, पिछले में भी बताया, इसमें भी बता रहा हूं। कहानी देखो, बीच के एंगल कौन कौन से हैं? cos 5π/11 देखते जाना, cos 6π/11, cos 7π/11, cos 8π/11, cos 9π/11, cos 10π/11 है या नहीं है? है या नहीं? बेटा जरा ध्यान दो, जब भी नॉन स्टैंडर्ड एंगल आए बच्चों, इस बात को प्लीज अपने भेजे में फिट कर लो। अब देखो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन कौन से बन रहे हैं, ब्लू से करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन कौन से बन रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री जो भी है, π/11 और 10π/11 ये बन रहा है सर सप्लीमेंट्री पेयर। सप्लीमेंट्री पेयर लिखता जा रहा हूं मैं, 10π/11 को लिख सकता हूं π-π/11। बोलो कुछ अगर गलत कहो तो बता दो, सब सही है ना? और देखो 2π/11 2π/11 और 9π/11 का सम क्या आता है? पाई को सप्लीमेंट्री है ना, यानी 9π/11 को क्या मैं लिख सकता हूं? पाई माइनस 2π/11। देखो कोई डाउट हो तो बताइए, लिख सकता हूं। वही कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के थ्रू खेल रहा हूं यार। 3π/11 और 8π/11, क्या मैं 8π/11 को लिख सकता हूं पाई माइनस 3π/11? बिल्कुल सर, इनका सम पाई ही तो है। क्या मैं 4π/11 और 7π/11 को लिख सकता हूं 7π/11 बराबर पाई माइनस 4π/11? बोलो, यहां पर बचेगा cos 5π/11 और 6π/11। क्या ये भी सप्लीमेंट्री है? बिल्कुल सप्लीमेंट्री है। तो क्या मैं 6π/11 को लिख सकता हूं पाई माइनस 5π/11? बोलिए, कोई शक है किसी भी प्रकार का? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर, इनफैक्ट लिखा ही है आपने और बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है भाई, अब जरा मुझे एक चीज बताना छोटी सी। ये लिख दिया, अब देखो सब एक दूसरे की शक्ल में कन्वर्ट हो गए। ये जनाब अकेला है, ये जनाब अकेला है, cos पाई है ये, है ना, cos पाई यानी -1 है। इसको अभी के लिए हम अलग से छोड़ देते हैं, ये cos पाई। तो देखो क्या हुआ, cos π/11 और ये cos 10π/11 भी क्या बन गया? cos π/11। देखो ना, अगर दोनों साइड में cos ले लूं तो cos 10π/11 की वैल्यू क्या आ गई? cos 180 माइनस थीटा विच इज माइनस cos थीटा, यानी माइनस cos π/11। यस और नो? यस और नो? तो यहां पर बना माइनस cos π/11 का होल स्क्वायर। बोलो मानते हो या नहीं मानते हो? सिमिलरली cos 2π/11 और cos 9π/11 ये बनाएंगे माइनस cos 2π/11 का होल स्क्वायर। फिर क्या आएगा? cos 3π/11 का होल स्क्वायर। फिर क्या आएगा? cos 4π/11 का होल स्क्वायर। चमक रहा है यार? समझ आ रहा है ना क्या चल रहा है कहानी में? ठीक है ना? और क्योंकि वो 10π/11 भी बन गया माइनस cos π/11, तो cos π/11 इंटू माइनस cos π/11, cos π/11 का होल स्क्वायर विद माइनस साइन। यहां क्या आ जाएगा? माइनस cos 5π/11 का होल स्क्वायर। कोई डाउट आना नहीं चाहिए।
और एंड में यहां पर cos पाई एक बैठा हुआ है, cos पाई यहां पर बैठा हुआ है। माइनस 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 माइनस, एक पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 5 माइनस 1 2 3 4 5, और cos पाई की वैल्यू भी क्या होती है, बोलो भाई cos पाई की वैल्यू भी क्या होती है, माइनस। तो सारे माइनस खत्म हो गए, इवन हो गए। ये क्या बन गया, cos पाई बाई 11 इंटू cos 2 पाई बाई 11 इंटू cos 3 पाई बाई 11 इंटू cos 4 पाई बाई 11 इंटू cos 5 पाई बाई 11 का होल स्क्वायर। बोलो भाई, कोई डाउट है तो बता दो, आ गया या नहीं आ गया उसका होल स्क्वायर? बिल्कुल आ गया सर। अभी भी देखो एक कहानी है, थोड़ा सा देखना। जब भी कॉस मल्टीप्लाई में होते हैं, जब भी कॉस मल्टीप्लाई में होते हैं, एक फॉर्मूला लगता है, याद होगा, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 स्क्वायर थीटा, कॉस 2 क्यूब थीटा। यानी जब एंगल्स, जब कॉस मल्टीप्लाई में हो और कॉस के जो एंगल है वो जीपी में हो, तब एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा। ऐसे करते करते इसकी वैल्यू होती है साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। यार यहां कॉस प्रोडक्ट में है, क्या एंगल्स जीपी में है, यानी मुझे पता है कि मुझे यहां करना क्या है। जब भी कॉस प्रोडक्ट में होगा एक ही फॉर्मूला लगना है, वो है ये। बट इस फॉर्मूले को लगाने के लिए एंगल्स का जीपी में होना अनिवार्य है। तो अब क्या कर दें, एंगल्स को जीपी में अपन कन्वर्ट कर देते हैं यार, किसी भी प्रकार से। देखते हैं, तो पाई बाई 11, 2 पाई बाई 11, 4 पाई बाई 11, ये तो जीपी में है। ये तीन तो सॉर्टेड है, 1 2 और 3, ये तीन आर सॉर्टेड। 3 पाई बाई 11 के साथ थोड़ा सा खेलना है। तो भाई देख लें यार, 3 पाई बाई 11 को क्या मैं लिख सकता हूं, पाई माइनस 8 पाई बाई 11। क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस 8 पाई बाई 11। अवश्य लिख सकते हैं सर, बिल्कुल सही है। क्या 5 पाई बाई 11 को बच्चों में लिख सकता हूं पाई माइनस 6 पाई बाई 11? बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा करने से देखो हुआ क्या, ये बना cos पाई बाई 11 इंटू कॉस 2 पाई बाई 11 इंटू कॉस 4 पाई बाई 11, और cos 3 पाई, cos पाई माइनस 8 पाई बाई 11 क्या बन गया, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो यहां पर माइनस साइन लगा देता हूं, है ना, और ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, cos पाई माइनस 8 पाई बाई 11 और cos पाई माइनस 6 पाई बाई 11, ये माइनस माइनस प्लस बन गया। यहाँ आया cos 8 पाई बाई 11 और यहाँ आया cos 6 पाई बाई 11। क्या अभी ये जीपी में है, क्या अभी ये जीपी में? सर यार यहां तो 1 2 4 8, यहां तो 2 का कॉमन रेशियो हो रहा है, आखिरी एंगल प्रॉब्लम कर रहा है, आखिरी एंगल प्रॉब्लम कर रहा है। अगर आखिरी एंगल को भी आप कुछ कर दो तो काम हो जाएगा। दिमाग लगाओ यार, हो गया। आखिरी एंगल को अपन लिख सकते हैं, यहां लिखता हूं 6 पाई बाय 11 को मैं लिख सकता हूं 2 पाई माइनस 16 पाई बाय 11। देख लो भाई, 2 पाई माइनस 16 बाय, अब 16 पर दिमाग क्यों किया, देखो 1 2 4 8, अगला आना चाहिए 16, तभी काम होगा। तो मैंने देख लिया यार, आ रहा है 16। तो यानी cos 6 पाई बाय 11 की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, यानी ये किसके बराबर बन गया, cos 16 पाई बाय 11। ठीक है, क्या आ गया, cos पाई बाय 11 इंटू cos 2 पाई बाय 11 इंटू cos 4 पाई बाय 11 इंटू cos 8 पाई बाय 11 इंटू cos 16 पाई बाय 11 का होल स्क्वायर। लो भाई जीपी बन गई, जीपी बन गई, हो गया आपका काम। देख लो, सिंपल सॉर्टेड सा काम हो गया। अब आप इसके बाद जानते हो cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा, cos 2 क्यूब थीटा, cos 2 की पावर 4 थीटा। ये फॉर्मूला आप सिंपली लगा सकते हो यार, आपका काम हो जाएगा। कहां पर बता दूं, कहां पर बता दूं, इसको इरेज कर दूं यार, ये कहानी इरेज कर दूं, आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो, है ना। ये कहानी इरेज कर देता हूं, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। हर बार ना यार मैं एक एक्स्ट्रा पेज लेना भूल ही जाता हूं, पता नहीं क्यों। मुझे बार बार लगता है अपने इंस्टिंक्ट पर कि क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, और इनफैक्ट जरूरत पड़ ही जाती है, क्योंकि लाइव में पता नहीं लगता, आप बड़ा बड़ा लिखते हो, कभी कुछ कभी कुछ, है ना। चलो कोई ना,
चलो देखते रहना यार, आगे की प्रतिक्रिया करते हैं। ये आपके पास आ गया पाई बाय 11, 2 पाई बाय 11, 3 पाई बाय 11, 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई, 6 पाई। थीटा मान लिया मैंने पाई बाय 11 को। आपकी सीरीज बन गई cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा, cos 2 क्यूब थीटा, cos 2 की पावर 4 थीटा। n की वैल्यू 0 से 4 यानी 5। फॉर्मूला क्या हो गया? 2 की पावर 5, सॉरी इससे लिखते हैं साइन 2 की पावर n थीटा, 2 की पावर 5 थीटा अपॉन 2 की पावर 5 इंटू साइन थीटा। यानी ये बन गया साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो 32 पाई बटे 11 अपॉन 32 साइन पाई बाय 11 का स्क्वायर निकालना है ना, इसका स्क्वायर निकालना है ना, इसका स्क्वायर निकालना। हो गया है 32 पाई बाय 11। 32 पाई बाय 11 को क्या लिखा जा सकता है बताइए भाई? 32 पाई बाय 11 को क्या लिखा जा सकता है, देख लेते हैं। 32 पाई बाय 11 3 पाई माइनस पाई बाय 11, देख लो 3 पाई माइनस पाई बाय 11। कौन सा क्वाड्रेंट? 2 पाई पूरा, 3 पाई माइनस दूसरा क्वाड्रेंट, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ये क्या बन गया? साइन पाई बाय 11। ये और ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 32 का होल स्क्वायर विच इज 1 अपॉन शायद 1024। आ गया आंसर आपका। देख लो भाई कितनी आसान सी कैलकुलेशन, कितना सिंपल। फंडा क्या? एक ही, जो थीम मैंने बताई है उस थीम पर एकदम चिपक के रहो, डटे रहो, उस थीम पर रहोगे तो हो जाएगा काम, जो कि इत्तेफाक से यहां हो भी गया। जब भी वियर्ड एंगल आए, सर्च ऑब्जर्व द एंगल्स एंड ट्राई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स। जोड़ियां बनाओ, कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ियां हैं, कौन सी सप्लीमेंट्री जोड़ियां हैं। इस बेसिस पर काम करोगे तो आपको कभी भी निराशा नहीं फील होगी। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको मजा आया होगा इस सीरीज में। काफी सवाल हमने करे जिसमें आपको इवेंचुअली सीखने को भी मिला, है ना। एक रेंज वाला सवाल भी यार, है ना, वो रेंज वाला सवाल भी कवर करते हैं। ये भी मुझे आपको बताना बहुत भूल गया था, मेरे दिमाग से एकदम स्लिप हो गया था कि आगे भी है। चलिए ये एक और बताना जरूरी है, एक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट एक ट्रिग्नोमेट्री की रेंज वाला है ना। अभी देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन है और कोसेक है, एकदम दिमाग जाता है कि सर एएमजीएम लगा देते हैं, है ना, एएमजीएम लगा देते हैं। एएमजीएम का एक उसूल है यार, है ना। एक वीडियो बनाई थी मैंने, पाप पुण्य में एपिसोड था एएमजीएम एचएम पर। बेटा उसमें मैंने एएमजीएम एचएम खूब डिटेल में बताया है, और मैंने वहां यह बात बताई है कि एएमजीएम में मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू तब आती है जब इक्वालिटी होल्ड करती है, और इक्वालिटी कब होल्ड करती है? जब जिन ऑब्जर्वेशन पर मैंने एएमजीएम लगाया वो सभी की सभी क्या हो, आपस में बराबर हो। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसी कुछ तो कहानी है यार। तो अभी मन करा चलो एएमजीएम लगा दे, क्योंकि इसके बाद वाला सवाल हमें थोड़ा सा शायद परेशान कर सकता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा? एएमजीएम लगा देते हैं साइन स्क्वायर थीटा पर और 4 कोसेक स्क्वायर थीटा पर। चलो ट्राई करते हैं, क्या गड़बड़ होगी ये भी बता देता हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, साइन और कोसेक कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर 4 का रूट 2 आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये आ गया भाई, ये आ गया आपके पास। बट यहां से आपने मैक्सिमम वैल्यू क्लेम कर दी, मिनिमम वैल्यू सॉरी क्लेम कर दी 4। बट मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? जब इक्वालिटी होल्ड करे। इक्वालिटी कब होल्ड करती है? जिन पर एएमजीएम लगाया वो आपस में बराबर हो। यानी चेक करो, क्या साइन स्क्वायर थीटा और 4 कोसेक स्क्वायर थीटा कभी भी आपस में बराबर आएंगे? चेक। तो यहां से क्या मिलेगी? साइन की पावर 4 थीटा की वैल्यू मिलेगी 4। लो भाई ये तो गड़बड़ हो गया, साइन थीटा की पावर 4 कभी 4 आ सकती है क्या? सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है। दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसका मतलब एएमजीएम से आपको लगेगा आप सही उत्तर दे रहे हो, बट वो उत्तर सही नहीं होगा। समझ आ रही है नहीं आ रही बात? एएमजीएम दिखता बहुत आसान है, बट उसमें कई पंगे हैं। एएमजीएम लगाओ तो बच्चों इक्वालिटी के लिए जरूर चेक करना कि जिन नंबर्स पर आप एएमजीएम लगा रहे हो वो आपस में किसी प्रकार से भी इक्वल हो भी पाएंगे या नहीं। यहां फेल कर गया एएमजीएम, और जब जेई सवाल देगा तो वो ऑप्शन में 4 भी देगा। हमारे दिल को बड़ी तसल्ली मिलेगी, हम टिक करके आ जाएंगे, बिलीव करेंगे +4 हो जाएगा -5। ठीक है, अब समझ लो यार कैसे अप्रोच करते हैं। सबसे पहले तो परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड है ना,
ओरिजिनल, द रियल, द ओजी, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, है ना, द परफेक्ट स्क्वायर मेथड। क्या करना है इसमें, जितने साइन स्क्वायर है उतने कोसेक स्क्वायर अलग कर लो, जितने साइन स्क्वायर हैं उतने कोसेक स्क्वायर अलग कर लो कर लिए। क्या बचा मेरे पास, 3 कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर -2, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, और यहां पे आ गया प्लस का 3 कोसेक स्क्वायर थीटा। सही बात है, कोई डाउट? आप बोलोगे कि सर यहां दो प्रकार से आप स्क्वायर बना सकते थे, या तो आप ये लिख सकते थे या फिर यहां सर आप लिख सकते थे साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 3 कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सर इसमें से कौन सा सही होगा कौन सा गलत, कुछ गलत थोड़ी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab भी लिख सकता हूं, या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकता हूं। अब ये आपके ऊपर है ना, अब इनमें से सत्य तो एक ही होने वाला है, वो कौन सा सत्य होगा। चलिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मिनिमम वैल्यू के लिए इस क्वांटिटी को 0 होना पड़ेगा, हाँ या ना, होना पड़ेगा या नहीं। चलो चेक करो, क्या ये क्वांटिटी कभी 0 हो सकती है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या कभी 0 हो सकता है, बताइए। कर लेते हैं सर, क्या दिक्कत है, एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया 0 के बराबर। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो हम जो परफेक्ट स्क्वायर इस तरीके से बना रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। तो अब समझ आया, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है उसमें भी दिमाग लगाना है, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इज राइट। अब मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये टुकड़ा हो जाए 0, ये टुकड़ा हो जाए 0, यानी साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। देख लो भाई, साइन थीटा बराबर 1 तो कोसेक थीटा बराबर 1, तो ये 0 हो गया, और मैक्स मिनिमम वैल्यू क्या मिल गई, मिन वैल्यू क्या मिल गई, मिन वैल्यू क्या मिल गई, 0 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1 विच इज 5। देख लो भाई, जो मिनिमम वैल्यू यहां 4 आ रही थी वो आई है 5। फंडा समझ आया। परफेक्ट स्क्वायर भी दो प्रकार से बने, बट वो गलत क्यों हुआ, क्योंकि मिनिमम वैल्यू ये पॉजिटिव है, स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो कभी भी पॉजिटिव क्वांटिटी जुड़ेगी तो वैल्यू बढ़ेगी, तो वैल्यू को रोकना है बढ़ने से तो मुझे इसको शून्य करना पड़ेगा, बट यहां ये शून्य नहीं हो सकता, बट यहां ये शून्य हो सकता है। ये बातें बेसिक ध्यान रखनी है ना। इसी पर आधारित हमारा अगला सवाल है, जो आप, मेरे को पक्का भरोसा है ये आप सब सही निकाल लोगे। मन करेगा एएमजीएम का, एएमजीएम लगाओ यार, एएमजीएम छोटी ट्रिक है, बड़ी मस्त ट्रिक है, लगाओ, बट लगाने के बाद ये इस बात का ध्यान रखो, क्या आपने चेक करा है कि इक्वालिटी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। तो वही अपन करेंगे, यहां लगाएंगे एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, कोई भी दिक्कत नहीं। 18 सेक स्क्वायर थीटा कॉमा 8 कॉस स्क्वायर थीटा पर लगा देंगे, क्या आ जाएगा, 18 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 8 4 6 144 12, यानी 18 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 24। मिनिमम वैल्यू 24 आ गई, मान मत लेना आ गई, चेक करना इक्वालिटी के लिए, चेक कर। चलो 18 सेक स्क्वायर थीटा बराबर 8 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां से कॉस की पावर 4 थीटा, मतलब सेक को 1 बाय कॉस लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, ये आ गया 18 बाय 8 विच इज ग्रेटर देन 1। क्या ये पॉसिबल है, नॉट एट ऑल। इसका मतलब एएमजीएम यहां हो गया फेल। ऐसा नहीं है हर बार होगा, चेक कर लेना, अगर फेल हो रहा है तो फिर ब्रह्मास्त्र है परफेक्ट स्क्वायर, बना दो परफेक्ट स्क्वायर, जो मिनिमम नंबर है उस पर डील। यहां 18 और 8 में 8 छोटा है ना, तो इस 18 में 8 इस गरीब को दे दो, क्या बचा 10 सेक स्क्वायर थीटा, 8 देने के बाद ये बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कोई डाउट है, ये बचा 10 सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको ये पता चल गया माइनस का बनाना है प्लस का, है ना, 8 टाइम्स
ये बना कॉस थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 2। सही कर रहा हूं? बिल्कुल। यहां से क्या आ गया 10 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 8 टाइम्स कॉस थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 16। अब इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो जनाब इसको शून्य होना पड़ेगा। ये शून्य कब होगा? जब कॉस थीटा माइनस सेक थीटा बराबर 0, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का मतलब सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या कोई डाउट है? तो ये वैल्यू पुट कर दो। ये क्या आ गया 10 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 0 प्लस 16 विच इज 26। ये लो 26 इज द राइट आंसर, जो यहां हमें 24 लग रहा था। समझ आ रहा है फंडा? तो ये है बेटा रेंज पर आधारित सवाल। आई होप आपको मजा आया होगा। बड़ी सारी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी पता चली है, और ऐसी ही ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी मैंने इस पुरानी वीडियोस में जो इस सीरीज के हैं उसमें भी डिस्कस करी है। उन वीडियोस को अवश्य एक बार देखिएगा और अपने कॉन्फिडेंस को और बूस्ट अप करो, क्योंकि इस सीरीज ने आपके जो दुख थे, आपके जो पाप थे, उनको दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करी है। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में। अंटिल देन कीप रॉकिंग एंड कीप स्माइलिंग।